हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 तक कवर हो गया है और उसमें हमने इनकम मेथड देख लिया था कि इनकम मेथड से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। प्रैक्टिकल हम लोग सारे एक साथ ही बनाएंगे, ठीक है ना। अभी बस थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं कि बाद में हमें क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं। आज हमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है और वैल्यू एडेड और कुछ एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं। आज हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। सो क्या है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। तो फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो भी खर्च लग रहा है एक्सपेंडिचर, उसे हम टोटल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो भी एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है नेशनल इनकम जो हमें निकालना है वो हमें मिल जाता है। सो मेजर नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय। अब आपने एडीएस के चैप्टर में पढ़ा था कि 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, ठीक है ना, जिसको आपने सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम पढ़ा था। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, या जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कह रहे हैं वही। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पीएफसीई। अब इसमें क्या है, हाउस होल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बोल सकते हैं एक मेथड ये है। या डायरेक्ट आप देखिए मेजर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पीएफसी इक्वल टू निकालने के लिए हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फॉर। तो ये दोनों में से कुछ भी दिया रहेगा तो इन दोनों को टोटल आपको करना है, आपका सी निकल जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स जो कि ड्यूरेबल है एक्सेप्ट हाउस, हमने ये पिछले के लेक्चर्स में कंप्लीट इसे किया हुआ है। सेमी ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, सर्विसेज हो, तो इसे भी हम काउंट करते हैं। पीएफसी इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट ने भी कुछ खर्च वगैरह किया है तो उसको भी हम सी, या फिर देखिए इसको मैं सी बोल रहा हूं, इसको आप पीएफसी, काफी लंबा नाम हो जाता है इसलिए ये नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो सी में काउंट करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा जी, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें अब गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में जीएफसीई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो फिर आपको कुछ चीजें ऐड और माइनस करना होगा, जिसमें आता है इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के पास जितने लोग काम कर रहे हैं उनको जो भी पेमेंट करना है, कंपनसेट करना है, वो लेंगे वैल्यू आप। डायरेक्ट परचेस फ्रॉम अब्रॉड, जो आपने खरीदा है फॉर एम्बेसीज एंड कंसल्टेंट्स लोकेटेड अब्रॉड, माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, और जो आपने सेल किया उसको उसमें से आप माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट जो है ना वो क्योंकि इनकम है, ठीक है ना, इसीलिए उसे हम माइनस कर रहे हैं। ये मत पूछना कि सर माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का इनकम है, हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्च आपने कितना किया, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जी निकल जाएगा। थर्ड है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम आई बोलते हैं, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी में जो एड ऑन हो रहा है उसे हम आई या इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, फर्स्ट है आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेकंड है आपका इन्वेंट्री। अगर जी एफ सी एफ दिया हुआ है तब तो आप इसी की वैल्यू ले लोगे, अगर नहीं दिया है तब आपको इन तीनों को ऐड करना होगा। फर्स्ट क्या है आपका ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। दूसरा है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो कंस्ट्रक्शन होते हैं न्यू हाउसेस के, जो हाउस होल्ड्स वगैरह कराते हैं हम लोग, जो अपना घर वगैरह बनाते हैं, उसमें कितना खर्चा किया है। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अब ये मत बोलना कि गवर्नमेंट कोई ब्रिज बना रही है सर तो वो भी तो होगा ना, वो गवर्नमेंट के खर्चे में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ हाउस होल्ड, ध्यान दीजिएगा, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो खर्चा कर रहे हैं उसको हम काउंट कर रहे हैं। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर रोड ब्रिजेस, तो ये क्या हो रहा है, पब्लिक के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो इसको हम यहां पे काउंट करते हैं, ठीक है। थर्ड है सॉरी इसी का सेकंड पार्ट, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, जीडीसीएफ की वैल्यू दी हुई तो ठीक है हम उसे काउंट कर लेते हैं, अगर नहीं दिया होता है तो हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री आपने पढ़ रखा है, जो आपके स्टॉक होते हैं उसी को हम इन्वेंट्री बोल देते हैं। तो सी एस माइनस ओ एस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक
माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी क्या आपके पास बच गया है, ठीक है ना। आपके पास मान लीजिए 100 चीजें थी, आपने पूरे ईयर में उससे सेल किया, बाद बाकी जो बच गया आपके पास मान लीजिए 40 पीसेस बच गए हैं, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, क्योंकि उसे आप फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट। अब देख लीजिए यहाँ पे x माइनस एम दिया है, तो अगर माइनस में कोई वैल्यू आ रही है, देखिए कैलकुलेशन में जब हम देखेंगे तो समझेंगे, जैसे 10 माइनस 30 है तो माइनस 20 आ रहा है, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, इसलिए वैल्यू माइनस में, ठीक है। प्लस में है तो क्या है, वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ क्या निकालते हैं, नेट। और आपको याद भी रखना, पहले आप पढ़ चुके हैं ग्रॉस और नेट का फंडा। नेट है यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें क्या होगी, हमारी डिडक्शन होगी। याद रखने का सिंपल क्या है, ग्रॉस से जब भी हम नेट में जा रहे हैं, ये आपने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन इन जनरल भी आप क्या याद रखेंगे कि ग्रॉस से जैसे ही हम नेट पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिडक्शन, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ नेट एक्सपोर्ट्स है, यानी कुछ ना कुछ अभी एक्सपोर्ट्स में माइनस होना बाकी है, तो क्या बाकी है, इंपोर्ट्स बाकी है, ठीक है। अब इसे देखिए, ये जरूरी है आपके लिए, थ्योरी आपसे क्योंकि पूछेगा नहीं कि आप बताइए एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, इसलिए उसमें मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे आता है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उस पर ध्यान देना। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या है, पीएफसी, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हम, ये ले लिए। जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, वो ले लिया। जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये वैल्यू दिया, ये ले लिए। नेट एक्सपोर्ट्स दिया है, वो ले लिए। अगर जीडीसीएफ नहीं दिया है तब आपको क्या दिया होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे ग्रॉस नहीं देके नेट दिया रहता है, तो ग्रॉस नेट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। नेक्स्ट हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी सीएस माइनस ओएस। अगर बाई चांस अब ये भी नहीं दिया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, तो वो फिर आपने जो देखा था ए प्लस बी प्लस सी जो था वो हम करेंगे, तब हमारा निकलेगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे, ठीक है। इससे, इस मेथड से, अब इनकम मेथड से हमारा क्या निकला था, इनकम मेथड से हमारा निकला था एनडीपी एट एफसी। इस मेथड से हमारा क्या निकल रहा है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ये चेंज कराने के लिए मैंने सिखाया था आपको, तो बोला था कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं भी किया तो एक बार में हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो एमपी से एफसी जाएंगे, नहीं तो ऐसे देखिए, पहले डी से देखते हैं। डी से एन पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, एनएफआईए प्लस होगा, ठीक है। ग्रॉस से कहाँ जा रहे हैं, नेट पे, तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन माइनस होता है। और फिर एमपी से एफसी जा रहे हैं, एमपी से एफसी जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एनआईटी माइनस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम क्या निकाल लेंगे, अपना नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, ठीक है। एक और देख लीजिए, वो जो फॉर्मूला है, इस बार देखिए, रेयरली इस फॉर्मूले से कोई बच्चा बनाता है, क्योंकि उसको कंफ्यूजन इसी आई में हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आई में ये दो चीजें ही लेनी है, और एग्जाम में भी जो आ रहा है वो ऐसे ही लिख के आएगा आपको बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है ना, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। पी से याद रखिए सी है, जी से याद रखोगे तो गवर्नमेंट हो गया, जीडी डोमेस्टिक कैपिटल आ गया वर्ड, आप इन्वेस्टमेंट याद रखोगे, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। चलिए, प्रिकॉशंस एक्सपेंडिचर, अच्छा जितने भी ये तीनों प्रिकॉशंस है ना, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो किसी किसी ईयर में देखा गया है कि वो क्या पूछ लेते हैं कि आप प्रिकॉशन बता दीजिए, ठीक है ना, 2-3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपसे वो क्या करते हैं, प्रिकॉशन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और जनरली जो पॉइंट्स आपको दिखेंगे इसके, वो सेम दिखेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या दिखेंगे आपको, सेम दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, बस दिया है किताब में इसलिए पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। सो फर्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो ये हम जब डिफरेंस पढ़ रहे थे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का, उसी टाइम देख लिया था कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, उससे क्या होगा, हमारी वैल्यू ज्यादा दिखेगी, जीडीपी की जो वैल्यू आती है वो बहुत ज्यादा दिखने लगती है, उसी को हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, आपके भाई ने आपको पैसा भेज दिया बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, तो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो पहली बार किसी ने खर्च किया होगा, वो ऑलरेडी काउंटेड हो गया होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं बाइक पे 10,000 खर्च कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी काउंटिंग उसकी हो गई होगी 10,000 रुपीज की, ठीक है। थर्ड है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे शेयर्स बॉन्ड ये सब आप खरीद लिए, ठीक है, तो इससे कुछ करंट फ्लो जो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ठीक है ना, जैसे आप जो बोल सकते हैं कि खुद का जो हाउस है जिसमें आप रह रहे हैं,
कोई सर्विस गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, तो ये सारे जो है जो ओन अकाउंट के प्रोडक्शन है वो भी हम मतलब नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है, जिसको आपने पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, इम्प्यूटेड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये मेरा रूम है, ठीक है, अब इस रूम में नीचे इसका मैं कोई भाड़ा तो दे नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ही घर है। तो मान लीजिए मार्केट में रेट अगर 8,000 रुपये चल रहा है उस रूम का, तो इसका भी वैल्यू कितना माना जाएगा, 8,000 माना जाएगा। इसी को इम्प्यूटेड वैल्यू कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या है, एडिशन ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स बाय ए फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब आपको मैंने वो जो बताया था कि वीट है, वीट को फिर हमने किस में किया, मिल में फ्लोर में कन्वर्ट किया, फ्लोर से फिर क्या बना, ब्रेड बना, ब्रेड से बन के फिर क्या हुआ, ये कंज्यूमर को हमने बेचा। तो इस बीच में बहुत सारी वैल्यू ऐड हुई है, तो हमें सिर्फ जो वैल्यू ऐड जो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना वो वैल्यू काउंट करना है, टोटल काउंट नहीं करना है। टोटल काउंट करेंगे उससे हमारा ज्यादा जीडीपी शो होने लगेगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू ऐड जितना हो रहा है ना बस उसको हम काउंट करते हैं, वही हमारा वैल्यू एडेड मेथड है। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसको माइनस करते हैं। तो अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये डिटेल में जब मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, यही समझिए आप डायरेक्ट। दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का आप देखिए आपकी बुक्स में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर से आएगा, और अगर वैल्यू एडेड से आता है तो थोड़ा इजी ही आता है। इस चीज को समझिए, पहले ये प्रोसेस देखते हैं। ये क्या कह रहा है, जीवीए एट एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे भी आप जानते हैं अगर एक टमाटर है प्लस एक आलू है प्लस एक हरी मिर्च है। देखिए मेरी ड्राइंग तो खराब है, इसके लिए हंसना नहीं है, बस मैनेज कीजिए। क्या अगर मैं बोलूँ इन तीनों को कैलकुलेट कर क्या बताओ तो क्या बोलोगे, सर 3 हो गया? नहीं, क्योंकि सब अलग अलग वेरिएबल है ना। उसी तरीके से लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसका दाम 10 रुपया है, इसका दाम 5 रुपया है और इसका दाम 1 रुपया है, तब आप आराम से जोड़ के बता दोगे कि सर 16 रुपया है। सेम केस यहां पे भी है। प्राइवेट प्राइवेट बोल रहा हूं, प्राइमरी सेक्टर से कितना हुआ, सेकेंडरी से कितना हुआ और टर्शियरी सेक्टर, 3 ही सेक्टर है। इन तीनों को अगर हम इसकी मनी वैल्यू को काउंट कर लेंगे तो हमें जीडीपी पता चल जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। तो कितना वैल्यू ऐड हुआ अगर हम प्राइमरी सेक्टर का निकाल लें, सेकेंडरी सेक्टर का निकाल लें और टर्शियरी सेक्टर का निकाल लें, तो हमें इससे भी, जैसे अभी लास्ट हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड, क्या मिलता था हमें, जीडीपी एट एमपी, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, उसके बाद फर्दर माइनस प्लस क्या करना है, उससे हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन इजी देना रहा तो वो ये वाले पोर्शन से पूछते हैं। सेकेंड पोर्शन ये वाला, इसको देखते हैं। ये भी आपका जीडीपी, इससे भी जीडीपी या फिर जीवीए एट एमपी ही निकलेगा। ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट कैलकुलेशन देखिए, जैसे जैसे ये एरो है, जैसे जैसे क्वेश्चन टफ करना रहेगा तो वैसे वैसे नीचे की चीजें पूछी जाती है। फर्स्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, ये हो रहा है, इसको हमें माइनस करना होता है जिससे हमें रियल आउटपुट की वैल्यू पता लग सके। तो ये हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, सेल्स दिया रहेगा प्लस चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा। ठीक है, अगर अब ये नहीं दिया हुआ है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, उससे आपका सेल्स निकल जाएगा और चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा। अगर मान लो ये भी नहीं दिया है और सिर्फ सेल्स दिया है, तो सेल्स मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया है पूरा, यानी जो सेल्स नहीं दिया ना, सेल्स की पूरी वैल्यू को आप क्या मान लोगे, ये पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लोगे। ठीक है ना, ये पूरे सेल्स को क्या मान लोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर ये भी नहीं दिया तो क्या दिया हो सकता है, सेल्स इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है ना, या आपने बाहर कितना बेचा और अपने कंट्री में कितना सेल किया। ठीक है, तो ये चार में से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जैसे जैसे टफनेस बढ़ेगी वैसे वैसे नीचे की तरफ पूछा जाता है। दूसरा, अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया है तो वो डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट्स कितना किया है वो पूछ लेगा। ठीक है, याद रहेगा। तो इससे हमें निकल क्या रहा है, अब आपको याद रखने में आसानी होगी। फर्स्ट से क्या निकला इनकम मेथड से, एनडीपी एट एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकला, जीडीपी एट एमपी। और हमारा
वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल रहा है, या तो हम इसको जीडीपी एट एमपी ही बोले या जीवीए एट एमपी बोले, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद ही आपको चेंज करना होता है एनएनपी एट एफसी में। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है। अगर 11th में आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा है ठीक है, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। Q1 P1 P0 तो ये तो आपको पता होगा, नॉर्मली क्या बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। जैसे ये P0 है P1 है तो इसको क्या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, तो P1 है तो इसको बोल दोगे करेंट ईयर का, और P0 है यानी 1 से कहीं ना कहीं पहले जीरो है तो कुछ लोग इसको प्रीवियस ईयर बोल देते हैं, बस P0 को क्या बोलते हैं हम ऐसे, बेस ईयर। ठीक है, अब बेस ईयर किसको क्यों रखा जाता है ये सब हमें 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो Q1 दिया हुआ है यानी करेंट ईयर की क्वांटिटी दी हुई है, P1 दिया हुआ है यानी करेंट ईयर का प्राइसिंग दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है यानी बेस ईयर का हमें प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या किया है, Q1 इंटू P1 किया है मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, और एक बार Q1 इंटू P0 किया है। तो हो क्या रहा है, आप देखिए डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो 8000 का है। ठीक है, यानी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वो जो 12000 की चीजें थी ना, वो आज के डेट में मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई है, 18000 हो गई है। यानी मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन है। देखिए जैसे कोई सामान 2 पीस है और उसका प्राइस 100 है, फिर इस साल भी वो 2 ही सप्लाई है और प्राइस 200 हो जाए तो आप क्या बोलोगे। ये आपने रूल 11th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी चीज की अगर जैसे 2 है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सेम ही दे रहा हूं, 2 है, अब ये 1 हो गया, अब इसकी प्राइस 200 हो गई। ये बात समझ में हमें आती है सर, क्योंकि सप्लाई कम हुआ है तो प्राइस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड लोग उतना ही कर रहे हैं। जो चीजें जितनी कम इन नेचर होती है उसका प्राइस उतना ही ज्यादा होता है। डायमंड हो गया और बहुत सारी ऐसे लग्जरियस आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो सप्लाई जैसी बहुत कम हो जाती है और डिमांड करने वाली, ये आपने पढ़ा होगा, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो रूल हमें समझ में आता है क्लास 11th के हिसाब से। बट ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इन्फ्लेशन के कारण। 100 की चीज क्या हो रही है अब 200, महंगाई। सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सप्लाई की वजह से प्राइस नहीं बढ़ा है। सप्लाई देखो Q1 का ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहले भी यही था अभी भी वही है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है वो देखते हैं। NI national income of 2018-19 at current year prices is 20,000 and base year इतना। The difference of 8,000 is not real। यानी ये 8000 की जो वैल्यू हमें एक्स्ट्रा दिख रही है वो रियल नहीं है। तो अब इसी पे कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। तो एक जीडीपी जो है उसको हम क्या निकालते हैं, पहले देख लेते हैं इसका नॉमिनल जीडीपी। इसको हम किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, सेम ईयर यानी करंट प्राइस के वैल्यू पे हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। और रियल जीडीपी क्या होता है, जिसको हम बेस ईयर के प्राइस पे निकालते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, से पूछा तो नहीं जाता है जनरली, लेकिन अगर पूछा जा सकता है विच इज बेटर, दोनों में से कौन सी जीडीपी लेना ज्यादा सही है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एक सेकेंड, आरजी यानी रियल जीडीपी इज डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। Nominal GDP can increase even without any increase in the physical output as it affected by change in prices। यानी प्राइसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अदर फैक्टर्स की वजह से नहीं, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, प्राइसेस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रियल जीडीपी ज्यादा सही है। आरजी यानी रियल जीडीपी बेटर मेजर टू मेक पीरियडिक कंपैरिजन इन फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक यानी हर 6 मंथ या 1 ईयर पे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या सप्लाई हमारी डिक्रीज हुई है या नहीं हुई है। अगर सप्लाई डिक्रीज नहीं हुई है फिर भी प्राइस क्यों भाग रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, क्या इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है क्या, इसीलिए हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी को ज्यादा सही मानते हैं। आरजी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस कंट्री। तो बहुत सारे कंट्रीज में भी रियल जीडीपी पे ज्यादा वर्क होता है, रियल जीडीपी पे वो लोग अपने जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, बेस ईयर से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा सकता है, कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ
ऑल गुड्स एंड सर्विसेज डेट मेकअप जीडीपी। तो हो क्या रहा है, एवरेज लेवल क्या है ये पता करने के लिए बस हम जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब आप समझ रहे हैं, डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो पता करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, एक आध नंबर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी और वेलफेयर कैसे, पहले वेलफेयर क्या होता है, तो वेलफेयर क्या है कि एक मटेरियल वेलबींग, ठीक है ना, कि जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मटेरियल वेलबींग लोगों के बीच में कैसा है उसको हम वेलफेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो अब जीडीपी एंड वेलफेयर में कैसा रिलेशन है, इसी वजह से कुछ लिमिटेशन है वो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी राइज कर रहा है और इनइक्वालिटीज भी राइज करती हैं, जैसे आपको पता ही है कि जैसे जैसे हमारी कंट्री में आप भी देखिए जीडीपी जैसे जैसे बढ़ रही है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या कि गैप इंक्रीज हो रहा है किसके किसके बीच का, रिच और रिचर होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है, यानी बोल सकते हैं गैप बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है या घट रहा है। बोलोगे सर वेलफेयर तो घट रहा है, गरीब तो और गरीब हो रहा है, तो उसके लिए वेलफेयर कहाँ है, रिच और रिचर हो रहा है तो उसके पास ऑलरेडी वेलफेयर है ना। रिच अगर और अमीर हो रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी वो रिच कहला रहे हैं, इसका मतलब उनके पास वेलफेयर है। लेकिन गरीब और गरीब हो जाए तो ये तो वेलफेयर कम होना हुआ, और ज्यादा पॉपुलेशन पुअर की होती है, रिच तो 1% होते हैं, 2%। सेकंड है चेंज इन प्राइसेस। जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू प्राइसेस। अगर प्राइसेस की वजह से सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है, जैसे कि हमने अभी देखा, सिर्फ प्राइसेस सप्लाई के वजह से या अदर फैक्टर्स और भी बहुत सारे होते हैं, उसके वजह से बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ प्राइसेस की वजह से हमारा जीडीपी ज्यादा शो हो रहा है तो वो वेलफेयर नहीं है, वेलफेयर कम ही शो हो रहा है वो, ठीक है। यानी हर चीजों के जो प्राइसेस है मतलब वो महंगा हो गया है, इन्फ्लेशन की वजह से वो चीजें महंगी तो हो गई हैं, लेकिन उससे लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग खुश नहीं है, वो उनके पास उतना मटेरियल वेलबिंग नहीं है। वो कमा ज्यादा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से खर्च भी उनका ज्यादा हो जा रहा है। जैसे ऐसे समझो, पहले कोई आदमी 10,000 रुपये कमाता था और 4,000 रुपये सेव कर लेता था, अब आदमी 20,000 रुपये कमा रहा है और 200 रुपया भी नहीं बचा पा रहा है। तो कमाई तो बढ़ गई, लेकिन और जो इनके गुड्स एंड सर्विसेज जिसको वो खरीदते थे या जिस पे खर्च करते थे उसके प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि ये 20,000 की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। और आज आप ये सब चीजें फील भी कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये भी एक लिमिटेशन है कि जीडीपी में जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे क्योंकि देखिए हम रिलेशन देख रहे हैं जीडीपी और वेलफेयर का, तो जो सर्विसेज हाउसवाइफ दे रही हैं क्योंकि वो मॉनेटरी नहीं है, मनी के टर्म्स में नहीं है, तो उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। लेजर टाइम एक्टिविटी, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि जो लेजर टाइम मिला है आपको, फ्री टाइम मिला है जिसमें आप वो क्या पबजी सब्जी जो भी खेलते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं आपको अच्छा लगता है तो, या क्या कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो वो भी तो आपका वेलफेयर है ना। इंसान अगर कोई है तो उसको भी तो आराम चाहिए ना, वो आराम से ही तो वो अपने आप को अच्छा फील करता है और फिर आगे डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं, जीडीपी में तो कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो भी तो एक वेलफेयर का पॉइंट है ना। नेक्स्ट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा पर कैपिटा है वो घटता जाएगा। अच्छा देखिए ये चीज समझिए, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, आप उन बेवकूफियों में नहीं पड़ेंगे। आप अगर बोलते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं और आप बताना मुझे कि सही है कि गलत है। जीडीपी को हम क्या बोल रहे हैं कि सबके इनकम को हम जोड़ दे रहे हैं तो हमें जीडीपी मिल जा रही है। तो एक काम करते हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक फैमिली के ये मेंबर्स हैं 4 लोग, कमा कितना रहे हैं, 100 100 100 100, कितना कमा रहे हैं, 400, ठीक है। इधर देखते हैं दूसरी फैमिली है, 1 2 3 4 5 6, 100 100 100, 100 100 100। आपसे अगर पूछो जीडीपी ज्यादा किसकी है तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर, अच्छा रुक जाओ एक काम कर देता हूँ, एक सेकंड और इजी लगेगा, ठीक है। एक तरफ फैमिली 1 है, एक तरफ फैमिली 2 है। आपको जीडीपी क्या दिखती है, मनी टर्म्स में दिखती है, ठीक है। आपको क्या बोला गया, जीडीपी बताइए ज्यादा किसकी है, फैमिली 1 की फैमिली 2 की। आप खुश होकर बोलोगे सर मेरा जवाब सही हो सकता है, 100% सही है, फैमिली 2 की जीडीपी ज्यादा है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा।
लेकिन अब जब मैं पर कैपिटा की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, यहां पे तो पर कैपिटा निकल जाएगा। पर कैपिटा कैसे निकालते हैं भाई, टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम टोटल पॉपुलेशन, देखिए टोटल इनकम कितनी हो गई 400, कितने लोग हैं 4 लोग, तो कितना हो गया 100, यानी पर आदमी 100 रुपीज कमा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया 100, अच्छा यहाँ 600 नहीं होगा 500 होगा। अब यहाँ आपको जो डिवाइड करना है, टोटल इनकम कितना 500, टोटल लोग कितने हैं 6। अब बताओ कि इसमें आपकी जो पर कैपिटा इनकम होगी, यानी एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है, वो क्या होगी, हम्म 500, यानी एक तो 83 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। अब बताइए इसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है कि इसकी ज्यादा, तो बोलोगे सर पर कैपिटा इनकम तो इनकी ही ज्यादा है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। तो आप जीडीपी के चक्कर में ना रहें कि सर पिछला साल जो इंडिया का सर जीडीपी था ना, वो मान के चल रहे हैं एग्जांपल है 100 था सर, इस बार 600 हो गया। अरे पगला आदमी, तुम ये भी तो देखो कि 100 से उस टाइम पॉपुलेशन 150 की थी, अब पॉपुलेशन मान लो 150 की हो गई है। यानी पर हेड जो पर्सन अर्न कर रहा है, पर हेड जो एक फैमिली में जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो घट गई है, यानी पर कैपिटा इनकम घट गया है। लेकिन जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, उसे ये समझ नहीं आता, उन्हें बेवकूफ, देखो डाटा कब अच्छा है ना, डाटा तब अच्छा है जब आपको समझ में आता है। डाटा अगर समझ ना आए ना, तो बहुत तरीके के, इसलिए कहा जाता है जो स्टैट्स सब्जेक्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स, आपने 11th में पढ़ा भी है, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में यही बोला जाता है कि अगर सही से उसका यूज किया जाता तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, उसके डाटा भी बहुत अच्छे हैं। यदि उसका मिसयूज किया जाए तो वही डाटा को आप सेम निगेटिव टोन में भी यूज कर सकते हैं और बहुत लोगों का ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं। यही आप डाटा देख रहे हैं 400 500 देख रहे हैं, आप बोल रहे जीडीपी बढ़ी है, और मैंने पॉपुलेशन फैक्टर जो बताया, पॉपुलेशन फैक्टर हम देख रहे हैं, तब तो पर हेड हमको दिख रहा है कि हम कम ही कमा रहे हैं, यानी पहले ही हम ज्यादा कमा रहे थे। तो ये चीज भी सोचनी है, ठीक है। सो आगे अब तो कुछ है नहीं, अब आप लोग, द एंड है चैप्टर का। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे। अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप लोग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा कोई इंटरेस्ट ऐसा है नहीं, लेकिन आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा। एक है एग्जाम्पल्स और एक होते हैं प्रैक्टिकल, या जिसको आप अनसॉल्व बोलते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मैं सीरीज मतलब 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का एक या दो वीडियो मैं अनसॉल्व का बना के यहाँ पे अपलोड करूं, या एग्जाम्पल्स का, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायरमेंट होगा वो बता दीजिएगा, मैं बना के और किताब के नाम के साथ कि इस किताब का ये वर्जन, यानी कि लेटेस्ट वाला है या पुराना वाला है, वो है किताब, उससे आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो मैं भी यहाँ पे लिख के लाऊंगा ही, लेकिन आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर अनसॉल्व का पहले बना दीजिए, बाद में एग्जाम्पल, या पहले एग्जाम्पल फिर अनसॉल्व, ठीक है। तो ये कमेंट कर दीजिएगा, एक दो दिन के अंदर ही। आज डेट कितना है, 1 दिसंबर हो गया, 3 दिसंबर तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।